नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं शो में जिसका नाम है बोरीवली टू बांद्रा कहानियों की रेलगाड़ी सीज़न 1। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूं और कहानी का नाम है पितृदोष। मित्रों, आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनका अध्यात्म से रिश्ता टूटता जा रहा है। जो ऋषि मुनि जो कुछ भी हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, गीता में, रामायण में जो कुछ भी ज्ञान की बातें सिखला कर गए हैं उसे आज की युवा पीढ़ी कोरी कल्पना समझती है या उसे सिर्फ मात्र काल्पनिक कहानी ही समझती है। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें इस बारे में तो रामायण हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती है कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, और महाभारत हमें ये बताती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम वो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी महाभारत मच सकती है। वैसे ही ज्योतिष है। ज्योतिष लोग समझते हैं कि मात्र ये कोई ढोंग है, ढकोसला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष एक ज्ञान है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, गणित है। अगर आप किसी योग्य ज्योतिषाचार्य के पास जाएं और अगर आप अपनी सही जन्म की तारीख, जन्म जहाँ डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ बताएं और किस समय आपका जन्म हुआ था, अगर आप ये बता दें, अगर वो योग्य है और उसे ये टैलेंट है उसके अंदर कि वो कैलकुलेशन सही कर सकता है, तो आपको बता देंगे कि भूत में आपके साथ क्या हुआ था और भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। यानी कि बीते हुए समय में आपकी ज़िंदगी कैसी थी और आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, और जो जितने अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकता है वो उतनी सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि हम लोगों को ज्योतिष या ज्योतिषाचार्य की ज़रूरत क्या है। शायद सबको ज़रूरत ना हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आगे क्या करें, उन्हें आगे अंधकार ही अंधकार दिखता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस विधा का इसलिए निर्माण किया ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बना सके और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी पाएँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए नकार मत दे क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। किसी भी चीज़ की गहराई में जाना चाहिए, उसे अपने हिसाब से जांचना परखना चाहिए, और जांचने परखने के बाद अगर आप कन्विंस हो तो उस पर विश्वास करें, और अगर कन्विंस ना हो तो उस पर विश्वास बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, इसी बात के साथ आइए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है पितृदोष। अभय अपने घर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। उसके दादा अनपढ़ हैं। उसके पिताजी ने मुश्किल से 8वीं पास की है और उसके पिताजी के भाई तो सिर्फ 6ठी पास हैं। और अभय को कहीं ना कहीं इस बात का घमंड है कि वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अभय जब पैदा हुआ तो उसके पिताजी की उम्र लगभग 50 साल की होगी और उसका एक छोटा भाई भी है। अभय ने IIT मुंबई से पढ़ाई की है। हर चीज़ को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखता है। सनातन धर्म और ईश्वर पर उसकी कोई खास आस्था नहीं है। उसे अपने आप पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। आजकल के ज़्यादातर युवाओं को अपनी संस्कृति और अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, बस इसे कोरी कल्पना मानते हैं। IIT में पढ़ते पढ़ते उसे वहीं के एक प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया। वो अभय की क्लासमेट थी और उसका नाम निर्जला है। 2011 में दोनों ने IIT पास कर ली और नौकरी करने लगे। एक दिन दोनों ने शादी का प्रस्ताव अपने अपने परिवार वालों के सामने रखा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि निर्जला साउथ इंडियन है और अभय उत्तर प्रदेश का भूमिहार। शुरुआत में बहुत बवाल हुआ, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। आखिर में थक हार कर परिवार वालों ने उनकी शादी के लिए हाँ कर दी और 2013 में दोनों की शादी हो गई और दोनों मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में रहने लगे। एक दिन अभय का दोस्त ऋषि बांद्रा के एक ज्योतिषी के पास जा रहा था। वो उसे भी अपने साथ ले गया। जब ज्योतिषी ऋषि की कुंडली देख रहा था तब अभय को भी जिज्ञासा हुई कि वो भी अपने बारे में कुछ पूछ ले। उत्सुकतावश उसने ज्योतिषी को कुछ उसके बारे में बताने के लिए कहा। ज्योतिषी ने जन्म की तारीख और समय पूछा। फिर गुना भाग करने के बाद उसने बताया कि आपकी कुंडली में बहुत भयानक पितृदोष लगा हुआ है। अगर आपने उपाय नहीं किए तो आपको बहुत बुरे परिणाम भोगने पड़ेंगे। अभय हंस पड़ा और वहां से उठकर बाहर आ गया।
ऋषि ने पंडित जी से क्षमा मांगी और दक्षिणा देकर बाहर आ गया। उसने ऋषि को कहा कि ये सबके सब फ्रॉड हैं, पागल बनाते हैं। ऋषि ने बस इतना कहा कि कभी जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो एक बार यहां जरूर आना, शायद तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएं। इस बात को अब 2 साल बीत गए हैं। अभय की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। 2016 में उसके छोटे भाई की शादी हुई। जिस दिन उसकी शादी थी उसी दिन किसी ने काला जादू करके काले कपड़े की गुड़िया बनाकर उसके घर में रख दिया। परिवार के लोग डर गए। किसी ने राय दी कि गुड़िया को जला दो और घर के बाहर फेंक दो, अगर कोई टोटका होगा तो खत्म हो जाएगा। ये बात हुई और खत्म हो गई। छोटे भाई की शादी भी अच्छे से हो गई। बहू भी घर आ गई और जिंदगी अच्छे से बीतने लगी। साल 2018 में अभय के दादाजी रामदौड़ ने 100 साल की उम्र पूरी कर ली। वो अपने परिवार के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 100 साल की जीवन यात्रा तय की हो। आज अभय के पिताजी घुरऊ ने अपने गांव के पुश्तैनी मकान में इसी खुशी में छोटी सी पार्टी दी है। घर के सारे लोग जुटे हैं। अभय के दोनों चाचा सजन लाल और लक्ष्मण लाल भी अपने परिवार के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दोनों चाचा दिल्ली रहते हैं। रामदौड़ आज भी स्वस्थ हैं। उन्हें देखकर लगता नहीं है कि वो 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल है। रामदौड़ भी अपनी बारी फुलबारी को इस तरह फलते फूलते देखकर मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। इसके बाद अभय वापस मुंबई लौट आया। वो और उसकी बीवी दोनों जॉब करते हैं। पिछले 5 सालों में दोनों ने बहुत कोशिश की लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा है। डॉक्टरों से चेक करवाया तो पता चला सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टरों ने कहा कोशिश करते रहो, बच्चा रुक जाएगा। अभय और निर्जला को भी बच्चे की जल्दबाजी नहीं थी, इसलिए इस बात पर दोनों ने बहुत ध्यान नहीं दिया। अभय के दादाजी के 100 साल पूरे होने के 2 महीने बाद ही पता चला कि अभय के छोटे भाई को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी हालत बहुत नाजुक है और एडमिट होने के 2 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो गई। इस सदमे को उसके पिताजी घुरऊ बर्दाश्त नहीं कर सके और 10 दिन के अंदर ही वो भी परलोक सिधार गए। अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इधर महीना खत्म होते होते रामदौड़ भी स्वर्ग सिधार गए। 1 महीने के अंदर अभय ने भाई, पिता और दादा को खो दिया। उसका दिमाग चकरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो 6 महीने तक वापस मुंबई नहीं जा पाया। नौकरी भी छूट गई। पति पत्नी में भी अनबन शुरू हो गई। निर्जला चाहती थी कि इन सब बातों को भूलकर उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अभय ये बात पचा नहीं पा रहा था कि 1 महीने के अंदर 3 लोग अचानक कैसे मर सकते हैं। वो इस सवाल का जवाब चाहता था। इस बीच उसे पता चला कि उसी 1 महीने के अंदर रिश्तेदारी के 4 लोग और मरे हैं। अब उसका दिमाग चकरा गया। वो सोचने लगा कि ये कैसे संभव है कि 1 महीने के अंदर ही घर के 7-8 लोग मर जाएं। उसने इरादा मजबूत कर लिया कि वो इसकी तह तक जाएगा। दिल्ली में रह रहे चाचाओं को उसने फ़ोन किया और पूछा कि उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले तक उनका कैंटीन का काम बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक ही काम एकदम से ठप पड़ गया और कर्जदार हो गए। हालात इतने खराब हो गए कि मजबूरीवश हम दोनों भाई अब ऑटो चला रहे हैं। जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा है। अब अभय को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने दोस्त ऋषि को फ़ोन किया और उसे सारी बातें बताई। उसने कहा मुंबई आ जाओ, चलकर उस ज्योतिषी से मिलते हैं, शायद वहीं से इसका कोई जवाब मिले। मुंबई पहुंचकर दोनों ज्योतिषी के पास पहुंचे। पहले तो अभय ने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। ज्योतिषी ने उसे कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है। जब इंसान को कष्ट भोगना होता है तो वो किसी की बात नहीं मानता है। अभय ने पूछा कि पंडित जी, ऐसा कैसे संभव है कि 1 महीने के अंदर ही घर के 7-8 लोग मर जाएं? 7-8 लोग मर जाएं। पंडित जी ने कहा बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी कुंडली में भयानक पितृदोष लगा हुआ है। इसी दोष के कारण तुम्हें इतने भयानक परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। उसने पूछा पंडित जी इसका उपाय क्या है? पंडित जी ने कहा बेटा, इसका एक ही उपाय है, नारायण नागबली पूजा, जो कि आने वाली पितृपक्ष में ही करना होगा। पितृपक्ष 15 दिनों का होता है।
इन्हीं दिनों में हमारे जो पूर्वज मर चुके हैं वो हमारे घर में आते हैं ये आशा लेकर कि क्या हमारे बच्चे हमें याद करते हैं या नहीं, हमें पूछते हैं या नहीं। अभय ने पूछा, पंडित जी लेकिन ये पितृदोष लगता क्यों है? पंडित जी ने कहा, सुनो बेटा, शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ऐसी स्थिति में जातक के सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक उन्नति में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जब परिवार के किसी पूर्वज की मृत्यु के बाद सही तरीके से उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या जीवित अवस्था में उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो उनकी आत्मा घर और आगामी पीढ़ी के लोगों के बीच भटकती है। मृत पूर्वजों की अतिरिक्त आत्मा ही परिवार के लोगों को कष्ट देकर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दबाव डालती है। ये दोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यानी यदि पिता की कुंडली में पितृदोष है और उसने उसकी शांति नहीं कराई तो संतान की कुंडली में भी ये दोष देखा जा सकता है। अभय ने पूछा, इसके लक्षण क्या हैं? पंडित जी ने कहा, गर्भ धारण करने में बहुत ज्यादा समस्या होना, वैवाहिक जीवन में कलह होना, घर में अकाल मृत्यु हो जाना, मंदबुद्धि बच्चे का जन्म होना, व्यापार में अचानक बहुत ज्यादा नुकसान होना, अपने आप पर विश्वास ना होना या निर्णय नहीं ले पाना, बात बात पर क्रोध आना, विवाह नहीं होना या होने में बहुत समस्या होना इत्यादि। जब इंसान चारों तरफ से टूट जाता है तो वो अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए हर चीज को मानने को तैयार हो जाता है। विज्ञान को तर्क से समझा जा सकता है लेकिन अध्यात्म को समझने के लिए श्रद्धा और विश्वास की जरूरत होती है। अभय ने मन ही मन सोचा कि इनमें से बहुत सारे लक्षण तो उसकी जिंदगी में भी मौजूद हैं। वो सोचने लगा कि जिस चीज को वो अंधविश्वास समझता रहा, आखिर में उसे उसका जवाब वहीं से मिला। पंडित जी ने कहा, अगले महीने 3 सितंबर से 17 सितंबर तक पितृपक्ष लग रहा है। इसी बीच हम लोग नारायण नागबली पूजा करेंगे। ये 3 दिन की पूजा होती है। इसकी पूजा या तो शिवालय में होगी या फिर किसी नदी के किनारे। अभय ने कहा, पंडित जी मैं तैयार हूँ। वो इस हादसे के बाद इतना डर गया था कि अब अपने परिवार से किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता था। अभय ने नारायण नागबली की विधिवत पूजा की और अपने पितरों को शांत किया। साथ ही साथ पंडित जी ने यह भी कहा, सुनो बेटा, रोजाना जब भी तुम पूजा करोगे इस मंत्र को रोज जरूर जाप करना ताकि आने वाले समय में कोई भी बाधा तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके। अभय ने पूछा, कौन सा मंत्र पंडित जी? पंडित जी ने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद उसने नियमित रूप से इस मंत्र का जाप किया और 2 साल के अंदर ही उसके घर एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ और उसकी बिखरी हुई जिंदगी फिर पटरी पर लौट आई। तो दोस्तों, ये थी कहानी पितृदोष। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।